हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं। हिस्ट्री का आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर 10 बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। हमने अपने पीछे ही वीडियोस को हम थोड़ा सा अगर हम समझें, जो भी हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने बहुत सी बिल्डिंग्स देखी, हमने पेंटिंग्स भी देखी हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें आपको पेंटिंग्स देखने को मिली होंगी। बिल्डिंग्स का हमने स्ट्रक्चर भी देखा था कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस होते थे, और हमने ये भी पढ़ा था कि किताबें लिखी गई थी, बुक्स के बारे में हमें रेलिवेंट नॉलेज मिलती है पीछे के चैप्टर्स में से, हम अगर थोड़े से पॉइंट्स को कवर अप करें तो ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है। हमने जो पीछे अब तक जो देखा है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स को, अब हम जो है वो इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में कवर अप करेंगे। कैसे, क्या चीज़ें थी, किस टाइम पीरियड की थी, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि एक बच्चा है मारुतस्वामी नाम का, वो दिल्ली गया है घूमने, कुतुब मीनार देखने के लिए। ये स्पेशल डिसेबल बच्चा है। डिसेबल कहना एक वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा व्हील चेयर पर है। बेसिकली उसका भाई उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके व्हील चेयर को जो है वो धक्का लगा रहा है ताकि वो जो है वो कुतुब मीनार देख सके, और कुतुब मीनार के पास में ही जो एक आयरन पिलर है उसको भी वो देख सके, जो कि उसका एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहेगा। आयरन पिलर क्या है? अब आयरन पिलर के बारे में जान लेते हैं कि एक आयरन पिलर लगा हुआ है हमारा दिल्ली में। जब आप दिल्ली के मेहरौली में जाएंगे तो वहाँ पर एक आयरन पिलर है, जो कि एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है इंडियंस के क्राफ्ट पर्सनस का, यानी इंडिया के जो स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन, जो कारीगर हैं, उनका एक रिमार्केबल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा। और वो एक आयरन पिलर है जो बना हुआ है आयरन से बना हुआ है, जिसकी हाइट जो है वो 7.2 मीटर हाइट उसकी है। ऊंचाई लगभग उसकी जो है वो 7.2 मीटर है, और वज़न में जो है वो कम से कम वज़न में जो है वो 3 टन का है। 3 टन का मतलब हो गया आपका 3000 किलो का। 7.5 मीटर से भी कम का एक आयरन पिलर जो कि 3000 किलो का है, और उसको लगे हुए हो गए हैं अब तक 1500 साल। 1500 साल पहले वो लगाया गया था, और वो तब से लेके अब तक मौजूद है। इसके बारे में हमें पता चलता है, ये डेटा हमें जो पता चलता है कि ये कब लगाया गया, क्यों पता चलता है, क्योंकि उस पर एक इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं उस पिलर के ऊपर, जो उस रूलर का नाम बताते हैं चंद्र, जो कि बिलोंग करता था गुप्ता डायनेस्टी से, यानी चंद्रगुप्त की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त के नाम उस पर मेंशन है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से था, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, यानी समुद्रगुप्त जो था उसका बेटा चंद्रगुप्त था। उससे पहले चंद्रगुप्त 1 आए थे, और उससे पहले जो थे वो घटोत्कच थे, और फिर थे वो गुप्त, यानी गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले थे। हमने पीछे पढ़ा था, तो हमने चैप्टर 9 में उसके बारे में देखा था। एक अमेजिंग फैक्ट इस आयरन पिलर का वो ये है कि इसे 1500 साल हो गए हैं, लेकिन 1500 साल होने के बाद भी इसमें अब तक रस्टिंग नहीं आई है, यानी इसमें जंग नहीं लगा है। आमतौर पर जो हमारे घर में जो लोहे के मेटल्स यूज़ होते हैं, मटेरियल जो बने हुए होते हैं, उनमें आमतौर पे 2-3 साल, 4-5 साल, मैक्सिमम 5 साल में आपको जंग देखने को मिल जाता है। मेंटेन करने के बाद भी उसमें जंग आ जाता है, लेकिन ये अकेला पिलर है जो 15 साल पहले लगा था, और जिस पे न जाने कितना दिल्ली का पॉल्यूशन, को आपको पता ही है कि दिल्ली में किस तरह का पॉल्यूशन है। मॉइस्चर होने के बावजूद भी इसमें अब तक रस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। जंग के कोई भी नामो निशानी यहाँ पर आपको इस पे देखने को नहीं मिलते। तो ये इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आगे बात करें तो हम जैसे कि देखिए आपको इमेज में दिखाया गया, ये है आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है लगा हुआ। 7.2 मीटर हाइट है जिसकी, और करीब 3 टन का, यानी 3000 किलो का है। तो ये इसकी इमेज है। आप दिल्ली जब जाएं तो ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए इस जगह को, इस चीज़ को देखने के लिए। बिल्डिंग्स इन ब्रिक स्टोन्स, बिल्डिंग्स जो हैं मतलब बिल्डिंग में जो ईंटें थी, जो पत्थर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स में जो ईंटें लगाई गई हैं, जो पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर हम देख लेते हैं भाई, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें मिली। क्योंकि हम जब इंडस वैली में जाएं तो वहाँ पे हमें जो है वो बेक्ड ईंटें मिली थी, बेक्ड ब्रिक्स हमें देखने को मिलती हैं। तो वो एक नमूना था, वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ थी जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो द स्किल्स ऑफ द क्राफ्ट पर्सन की जो स्किल है वो हमें देखने को मिल जाती है, वो अपीयर होती है, हमें नज़र आती है। यानी जो बिल्डिंग जो बनी हुई हैं, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनमें वो कला नज़र आती है जो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन के अंदर थी। यानी स्किल क्राफ्ट पर्सन के अंदर जो हुनर था वो उनकी बनाई हुई चीज़ों में नज़र आता है। जैसे कि
स्तूपाज। स्तूपा जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का टीला कहलाता है, इसे हम माउंड कहते हैं इंग्लिश में, टीले को माउंड। तो एक तरीके का स्तूपा जो होता है वो एक तरीके का टीला होता है। सेवरल काइंड्स के हमें टीले देखने को मिलेंगे, कुछ राउंड एंड टॉल होंगे, कुछ बिग एंड स्मॉल होंगे, और सर्टेन कॉमन फीचर्स होंगे उसके अपने अपने अलग अलग। जनरली क्या होता है, जो ये स्तूपा होते हैं इनमें जो होता है वो एक स्मॉल बॉक्स जो है वो उसके सेंटर में रख दिया जाता है स्तूपा के। यानी जो टीला होता है, टीले के ठीक सेंटर में जो है वो एक छोटा सा बक्सा होता है, और उस बक्से के अंदर जो होते हैं वो कुछ रिमेन्स होते हैं, यानी अवशेष होते हैं। अवशेष में क्या होता है, कुछ किसी दांत होंगे, हड्डियां होंगी, या अस्थियां होंगी जिसे हम राख कहते हैं, वो होती हैं। किसकी होती हैं, बुद्धा की हैं, या उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, जो कुछ खास चुनिंदा लोग होते हैं जिनके नाम से वो स्तूपा बनाए जाते हैं, उनके अवशेष होते हैं। और या फिर वो चीज़ें होती हैं जो उन्होंने यूज़ करी होंगी, यानी कोई प्रेशियस स्टोन है या कॉइन्स हैं जो उन्होंने इस्तेमाल करे होंगे, उनको एक बॉक्स में बंद करके उसको जो है वो स्तूपा के सेंटर में रख दिया जाता है। बेसिकली रखा नहीं जाता, दफनाया जाता है। थोड़ा सा हम अभी आगे देखेंगे। ये बॉक्स जो होता है वो होता है रेलिक कास्केट, इसे हम कहते हैं। इस पर्टिकुलर बॉक्स को जो नाम दिया गया है वो है रेलिक कास्केट। और उस बॉक्स को जो है वो ज़मीन में दफना दिया जाता है, पूरा कवर कर दिया जाता है। ज़मीन खोद के उसको, उस बॉक्स को उसको दफनाया, और दफनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक दिया, और उसके बाद एक लेयर चढ़ा दी जाती है मड ब्रिक की या बेक्ड ब्रिक की उसके ऊपर। जैसे कि सपोज यानी यहाँ पर एक ज़मीन है, इसके नीचे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ये बॉक्स रख दिया। इस बॉक्स के रखने के ऊपर इन्होंने मिट्टी से उसे कवर कर दिया, और कवर करने के बाद उस पर इस तरीके से एक निशान बना दिया, यानी कि ये ब्रिक से उस पर एक निशान बना दिया, ताकि वहाँ पर पता चल सके कि ठीक यहाँ पे इसके नीचे जो है वो एक रेलिक कास्केड रखा हुआ है। और फिर उसके ऊपर जो है वो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम यानी कि एक टीला टाइप का, या कहे तो एक गुंबद टाइप का स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना दिया जाता है, जो कवर्ड होता है पूरी तरीके से कार्व्ड स्टोन स्लैब से। जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज में देखना है, ये आपको ग्रेट स्तूपा दिखाई देगा सांची मध्य प्रदेश में। तो स्तूपा इस तरीके से बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये टीला टाइप का, इसका आप एरियल व्यू देखेंगे ना गूगल पे, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इस टीले के बारे में और भी खासियत है, इस टॉम्ब के बारे में नहीं, स्तूपा के बारे में थोड़ी सी और ख़ास बात वो दे रखी है कि जो टीला हुआ करता था बेसिकली उसके चारों तरफ जो है वो एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था स्तूपा के चारों तरफ। जैसे कि आप एरियल व्यू में जब देखेंगे ना, थोड़ा सा इमेज और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे सपोज हम एरियल व्यू देख रहे हैं, तो हमें ये जो है वो एक स्तूपा का सरकमफेरेंस नज़र आ रहा है। तो स्तूपा के सरकमफेरेंस के ठीक बाहर जो है वो एक पाथ बना दिया जाता था, जिसे कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। यानी ये जितना भी आपको दिख रहा है, मैं इसको डिफरेंट कलर से रंगता हूँ, ये जितना भी आपको ग्रीन कलर में मैं शेड करता हुआ दिख रहा है जितना भी, ये एक तरीके का प्रदक्षिणा पथ होता था। और इस पथ पे जो है वो डिवोटीज चला करते थे आके, जो भी भक्त होते थे, जो भी उनके मानने वाले हुआ करते थे, वो इनके इस प्रदक्षिणा पथ पर फॉलो करते थे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस वाज सराउंडिंग विद रेलिंग्स, और इसी के चारों तरफ रेलिंग्स, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, ये जो एरिया दिख रहा है ये रेलिंग्स हैं, ये आपको रेलिंग्स दिख रही हैं, ये है रेलिंग्स। तो इन्हीं रेलिंग्स को इसी के बाहर, यानी इस जगह पर यहाँ पर रेलिंग्स बना दी गई इन्हीं जगह पर, और इसके अंदर प्रदक्षिणा पथ, और प्रदक्षिणा पथ के एंड के बाद में जो है वो एक टीला आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पर उसके एंट्रेंस भी हुआ करता था। जैसे कि आप ये एंट्रेंस देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है, इसके ऊपर कुछ पत्थर तरीके से डेकोरेशन करके एंट्रेंस बना रखा है। तो एंट्रेंस टू द पाथवे वाज थ्रू गेटवे के जरिए से होता था। डिवोटीज जो थे वो वॉक अराउंड द स्तूपा के चारों तरफ वो घुमा करते थे, जैसे इसी प्रदक्षिणा पथ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करते थे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है हमारा, यानी कि घड़ी जो है वो पहले 12 से स्टार्ट करती है, 12 पे स्टार्ट होगी, फिर 1 पे, 2 और 3, इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट होती है। और अगर इसके रिवर्स पोजीशन में ऐसे होती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करते थे एज मार्क ऑफ डिवोशन, अपनी एक भक्ति दिखाने को, अपनी एक वो कहते हैं एक तरीके से भक्ति ही दिखाने को कहेंगे, एग्जैक्ट थोड़ा सा उसका और वर्ड याद नहीं आ रहे हैं। तो बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। अब आप बोथ रेलिंग्स देखें, रेलिंग्स भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी गई हैं। यहाँ पे पत्थर का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इस ग्रीन कलर से मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पर आप ये पिलर देख रहे हैं, ये पिलर जो है वो अलग शेप में है कुछ, अगर देखा जाए तो ये शायद हेक्सागन शेप में हो सकता है। ठीक है, वैसे ही जो ये गेटवे बनाए गए हैं, इस गेटवे को आप अगर गौर करेंगे तो इस गेटवे में आपको यहाँ पर डिज़ाइंस नज़र आ रहे होंगे इस पिलर के ऊपर।
इस पिलर पे आपको ये डिज़ाइंस नज़र आ रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप ये डिज़ाइन, इस पिलर के ऊपर यहाँ पर आपको ये डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर ये डिज़ाइंस हैं। तो ये गेटवे को थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया था, इस पर कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो स्तूपा के बारे में हो गया। अब स्तूपा के बारे में जो इमेज में दे रखा है थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि स्तूपा, द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। स्तूपा लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, यानी कि करीब काफ़ी सैकड़ों साल पहले जो है ये बनाया गया है। जो इसमें जो ब्रिक हैं, वाइल द ब्रिक माउंड प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका, जो ब्रिक्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो ब्रिक्स का जो ये टीला बनाया हुआ है इसकी डेट अराउंड जो है वो अशोका के टाइम पीरियड पे देखने को मिलेगी, जो चैप्टर 7 में हमने इसका डिस्कस कर रखा है। जो रेलिंग्स हैं और जो गेटवेज हैं इनको बाद के रूलर्स ने जो है वो बनाया है, यानी कि बेसिकली जो टीला है वो अशोका के टाइम पीरियड का टीला है, क्योंकि अशोका ने जो है वो बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, तो उनसे वो इंस्पायर थे तो उन्होंने टीले बनाए थे। लेकिन आने वाले जो टाइम पीरियड आया तो उसमें प्रदक्षिणा पथ का बनना, गेटवेज का बनना, ये जो थे वो आने वाले रूलर्स ने बनाए। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं कि फाइंड कह रहे हैं मैप 7 में, आप पेज नंबर 87 में, यानी हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें आपको अगर याद होगा तो आपने उस मैप में उसमें आपको चालुक्य और पल्लवाज और जो हैं काफ़ी उसके रीजन्स मैंने आपको दिखाए थे। वो आपका दक्षिणा पथ वाला मैंने दिखाया था एरिया, उसमें आर्यावर्त का एरिया दिखाया था और इनर लाइंग एरियाज दिखाए थे और एक्सटर्नल बाउंड्रीज के साथ जो एरियाज लगे हुए थे वो हमने मैप में उसमें कवर करे थे। तो उसी मैप 7 की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पे आपको अमरावती फाइंड करना है। अमरावती जो कि प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश की कैपिटल है डिवाइड होने के बाद। तो दिस वाज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड, यानी वहाँ पे आपको एक मैग्निफिसेंट स्तूपा देखने को मिल जाएगा और बहुत सी स्टोन कार्विंग दिख जाएंगी फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सी स्टोन कार्विंग हुई है करीब 2000 साल पहले, यानी पत्थरों पर नक्काशी करी गई है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से उसको कार्व आउट करा गया है पत्थरों को, ताकि स्तूपा को बनाने में आसानी हो सके, बनाया जा सके। यानी स्तूपा के लिए जो भी एक रिक्वायर्ड टाइप का जो एक हमें स्टोन चाहिए उसकी कार्विंग करी गई है वो 2000 साल पहले। ठीक है, आगे कह रहे हैं ऑफन बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जिनको जो है वो कार्व आउट करा था, यानी बड़ी जो केव्स हैं, मतलब बेसिकली एक चट्टान थी, उस चट्टान को जो है वो काट के उसके अंदर पूरा एक हॉलो तरीके से केव बना दिया, अंदर से चट्टान को काटा और चट्टान को काटने के बाद वो एक गुफा बना दी, तो वो आर्टिफिशियल केव बन जाती हैं। Some of these were very elaborated, decorated with sculptures and painted walls। फिर उसके अंदर जब केव्स बना दी गई तो उस केव्स के अंदर जो है वो डेकोरेशन करी गई, बाकायदा गुफा को बनाया नहीं सिर्फ, उसके अंदर फिर डेकोरेशन भी करी, कुछ स्कल्पचर्स बना दिए, कुछ पेंट कर दिया वॉल्स के ऊपर। पेंटिंग्स में हमें जब दिखेगा भीमबेटका की गुफाओं में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, उनका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन स्कल्पचर्स को बनाया गया, पेंटों को, दीवार को पेंट करा गया, तो ये अंदर भी काफ़ी हद तक काम उसके अंदर आर्टिफिशियल केव बनाने के बाद किया गया काम। कुछ अर्लीस्ट जो हिंदू टेम्पल्स थे वो भी इसी टाइम पे बने थे। ठीक है, जो देवी देवता थे जैसे कि विष्णु, शिव और दुर्गा, इनको पूजा जाने लगा इन श्राइन्स, यानी कि यहाँ पर तीर्थ बनने लगे और इनके कुछ टेम्पल्स बनने लगे, विष्णु, शिवा और दुर्गा को वर्शिप करा जाता था इन जगहों पर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है टेम्पल का वो होता है गर्भगृह, यानी हमने टेम्पल्स तो देखे हैं, सब देखे हुए हैं कि टेम्पल्स होते हैं और टेम्पल्स के अंदर जहाँ पर एक मूर्ति स्थापित होती है ना वो कहलाता है आपका गर्भगृह। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर एक इमेज होती है ऑफ द चीफ डीटी वाज प्लेस्ड, यानी कि जो एक मुख्य देवता होते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट हम बात करें अयोध्या में जो मंदिर सेटअप हुआ है, जो राम मंदिर सेटअप हुआ है, तो जहाँ पे जो लॉर्ड राम की जो स्टैचू रखी गई है, जिस जगह पे वो रखी गई है, जिस रूम में, जिस कमरे में वो रखी गई है, वो पूरा कमरा बेसिकली वो कहलाता है गर्भगृह, यानी जहाँ पे जो एक मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है वो कहलाता है गर्भगृह। ठीक है, इट वॉज हियर द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डेटी। यहाँ पे क्या होता है ये भी पता है कि उस जगह पर अभी बहुत सी ओकेजन हुआ, पूरा फंक्शन हुआ, रिचुअल्स कराए गए, तो उस रिचुअल्स में जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, वो अपने रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करते हैं और जो डिवोटीज होते हैं, जो देवता को पूजते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपना जो है वो डिवोशन जो है वो ऑफर करते हैं। ठीक है,
आगे है कि ऑफन एट एज इट भीतर गांव अ टॉवर नोन एज शिखरा। अभी यहाँ पर जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं, ऑफन भीतर गांव की बात कर रहे हैं, तो ये भीतर गांव जो एक अर्ली टेम्पल है, आपको नजर आ रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। ये 1500 साल पहले बना था और ये बना था पक्की ईंटों से और स्टोन से, यानी कि जो पक्की ईंटें होती हैं उनका इस्तेमाल करा गया था और पत्थरों का इस्तेमाल करा गया था इस मंदिर को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह के ठीक ऊपर यहाँ पर शिखर देखने को मिलता है। अब अगर एक पीछे अभी तो इसमें आपकी जो ये बुक है ये तो रैशनलाइज फॉर्म में है, इसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, 11 चैप्टर हैं। तो जो हमने पीछे जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसी में हमने एक टेम्पल के बारे में पढ़ा था, उसी टेम्पल की एक इमेज भी दे रखी थी। उस इमेज में आपको दिखाया गया था कि कैसे गर्भगृह के ऊपर जो होता है वो शिखर होता है। बेसिकली जहाँ पर जो चीफ डीटी की स्कल्पचर को रखा जाता है उसका जो रूम, उसका जो टॉप होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका शिखर है, बेसिकली ये इसका शिखर है। शिखर का मतलब है ना टॉप पॉइंट, तो वो ऊंचे से ऊंचा होता है, यानी गर्भगृह का जो हिस्सा होता है वो उसकी हाइट हमेशा ऊंची होती है, तो वो कहलाता है आपका शिखर। टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेड प्लेस, उसको ताकि पता चल सके कि यहाँ पर शिखर है, ये शिखर है, तो इसके ठीक नीचे गर्भगृह है और यहाँ पर जो है वो एक सेक्रेड प्लेस है ये। ठीक है, बिल्डिंग शिखरा को बनाने का, यानी शिखर्स को बनाने का जो काम होता था बड़ी ही केयरफुल तरीके प्लानिंग करके होता था, बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से योजनाएं बनती थी, उसी के हिसाब से शिखर बना करता था। बहुत से टेम्पल्स थे जहाँ पर एक स्पेस भी थी जिसको कहा जाता था मंडपा, और वो एक तरह का हॉल होता था जहाँ पर लोग असेंबल हुआ करते थे। मंडपा देखिए 3 तरीके की बातें होती थी, एक तो होता था शिखर, ये हो गया शिखर यानी गर्भगृह हो गया, एक छोटा सा नीचे हट के थोड़ा सा ये मंडपा टाइप का हो गया, और यहाँ पे जो एक तरीके से ये हो गया। तो ये इस तरीके से एक सेंट पार्ट हुआ करता था, ये मंदिर का मुख्य रूप हुआ करता था। तो इस जगह का जो पोर्शन हुआ करता था ये एंट्रेंस हुआ करता था, एंट्री पॉइंट। ठीक है, और इस जगह पर जो था ये मंडपा पॉइंट हुआ करता था, और जो सबसे ऊपर टॉप शिखर है ये शिखर हो गया, और शिखर के ठीक नीचे जो होता था वो होता था गर्भगृह। तो वो इस तरीके का पूरा एक मंदिर का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं भाई एक मंदिर की और बात करने की, कह रहे हैं कि फाइंड महाबलीपुरम एंड एहोल ऑन मैप 7 पेज 87। पीछे जो मैप दे रखा है हमने, आप पीछे के चैप्टर्स में जाके देखेंगे बुक में तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर एहोल जो कि आपका चालुक्य का एरिया, चालुक्य की जो कैपिटल थी वो थी, और वहीं पर आपको महाबलीपुरम भी ऐसे ही मिलेगा। तो कुछ फाइनेस्ट स्टोन आपको देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करा गया था। देखिए महाबलीपुरम जो है वो बेसिकली कोस्टल एरिया पे होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली बता दिया है मैंने आपको कि महाबलीपुरम जो है जो पल्लवा की जो राजधानी थी कांचीपुरम, उसके ठीक पास में ही आपको मिलेगा महाबलीपुरम। और एहोल जो कि चालुक्य की राजधानी थी, जो आज भी आपको कुछ हद तक जो है वो महाराष्ट्र के कुछ इलाके में देखने को मिलेगा। अभी आप पीछे के मैप को अगर रेफर करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कुछ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं वो उस जगह पे मिलेंगे, कहाँ पर, महाबलीपुरम में और एहोल में, जिनके एग्जाम्पल्स अभी आपको दे रखे हैं। तो महाबलीपुरम की बात कर रहे हैं तो ये महाबलीपुरम का एक टेम्पल है, इसकी आपको एक इमेज नजर आ रही है। इसके बारे में अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे पता चलेंगे कि लिखे हुए हैं कि टॉप राइट में कह रहे हैं, टॉप राइट में मोनोलिथिक टेम्पल है जो कि एट महाबलीपुरम में है। ईच ऑफ दीज वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज वाई दे आर नोन एज द मोनोलिथ्स। क्या चीज़ है इसके बारे में, खासियत क्या है कि आपको ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं ये एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं, यानी कि ये पूरा किसी टाइम पे जो है वो पूरा एक पत्थर हुआ करता था, और इसमें इस तरीके से कार्विंग करके एक ये बनाया स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा और इस पत्थर को काटने छाटने में किस तरीके से डिज़ाइन करने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी लेबर लगी होगी। तो इसका बखूबी अंदाज़ा। मोनोलिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल और लिथ का मतलब होता है स्टोन, यानी एक ही पत्थर को काट कर ये पूरा महाबलीपुरम का ये टेम्पल बनाया गया है। While brick structure are built up by adding layers of brick from the bottom upwards, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ उठ के गए, यानी कि जो ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो बाद में लेयर को ऐड करा गया है ईंटों की, फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड, वो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन जो स्टोन की कटिंग हुई है वो ऊपर से नीचे की तरफ हुई है। फ्रॉम टॉप
टू डाउनवर्ड की तरफ आए हैं, यानी कि पहले ऊपर की कटाई करी पत्थरों की, उसके बाद थोड़ा फिर नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए, बिल्कुल बॉटम पे इस तरीके से पत्थर को काटते चले गए। लेकिन जो लेयरिंग हुई है ईंटों की वो नीचे से ऊपर की तरफ हुई है। ठीक है, तो अब ये सवाल यहाँ पर आता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए कि पत्थर काटने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक दुर्गा टेम्पल दे रखा है ऐहोल में। 1400 साल पहले ये बना हुआ था दुर्गा टेम्पल ऐहोल में। इसको भी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बल्कि नहीं देखते तो यहीं पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका एक शिखर, और ठीक इसके नीचे जो होगा क्या होगा, गर्भगृह। तो ये एक इमेज दे रखी है ऐहोल के दुर्गा टेम्पल की। आगे हम पढ़ लेते हैं भाई। स्तूपास और टेम्पल्स को बनाया कैसे जाता था, क्योंकि बड़ा ही टिपिकल काम है एक पत्थर को काट के बनाना और स्तूपा बनाना, फिर शिखर बनाना, तो ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो कैसे बनाए जाते थे इसके बारे में दे रखा है कि कई सारे सेवरल स्टेजेस से जो है स्तूपा का और टेम्पल का काम होता था। स्टेजेस में काम होते थे। यूजुअली किंग्स और क्वीन जो थे वो डिसाइड करते थे यहाँ पर इसके खर्चा उठाने का, पूरा जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जो भी खर्चा वर्चा होगा वो राजा रानियाँ देंगे। पहले जो थी वो एक अच्छे पत्थर की तलाश हुआ करती थी, इसलिए क्योंकि पत्थर अगर अच्छा होगा और मजबूत होगा तो ही वो सपोर्ट दे पाएगा ऊपर तक को। क्योंकि मंदिर कोई ऐसा तो नहीं है कि उसकी हाइट कम हो, बहुत ऊंची ऊंची हाइट है, कोई मंदिर बनते थे तो वही उसमें पत्थरों का इस्तेमाल भी होना था। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब सा पत्थर लगा दिया उसमें, पता चला फिर कल को वो मंदिर जो है वो गिर जाए। तो इसीलिए जो अच्छी क्वालिटी के पत्थरों को चुना जाता था, क्वारी से, जो स्टोन क्वारी होती है वहाँ से पत्थरों को लाया जाता था और उनको ट्रांसपोर्ट करा जाता था उसी जगह पर जहाँ पर मंदिर बनना होता था। और वहीं पर जो था उन स्टोन्स को जो है वो शेप दिया जाता था और उनको कार्व करा जाता था पिलर की फॉर्म में, पैनल्स फॉर वॉल के लिए, फर्श बनाने के लिए, फ्लोर के लिए, और सीलिंग्स के लिए भी जो है वो उन पत्थरों की उसी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जहाँ पर मंदिर बनना है वहीं पर जो है वो उन पत्थरों को काटा छाटा जाता था और उनको डिजाइन दिया जाता था, पिलर्स बनाए जाते थे प्रॉपर तरीके से। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली इन द राइट पोजीशन, और उसके बाद फिर उसको राइट पोजीशन में रखा जाता था। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो अयोध्या का मंदिर बना है उसमें भी बड़े बड़े स्लैब्स आए थे, उनकी कार्विंग हुई थी उस जगह पर जहाँ मंदिर बना था, और बाद में उनको फिर जो है वो असेंबल करा गया प्रॉपर उनके राइट पोजीशन में, तब जाके वो मंदिर हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है अभी। ठीक है, अच्छा एक इमेज दे रखी है, इस इमेज को थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि कह रहे हैं कि ये एक जैन मोनेस्ट्री है जो ओडिशा में आपको नजर आएगी। 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि कार्व आउट करी गई है, एक रॉक सरफेस है, ये पूरी आपको एक रॉक सरफेस दिख रही है। इसमें कार्विंग करके एक फर्स्ट फ्लोर और ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर है, और ये फर्स्ट फ्लोर पर ये 2 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे आपको नोटिस करने के लिए कह रहे हैं कि आप नोटिस करिए कि एंट्रेंस टू द रूम का एंट्रेंस कैसा था। यहाँ पे आपको सब दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे। जैन मॉन्क यहाँ पर रहा करते थे और अपने इन्हीं रूम में जो है वो ध्यान करा करते थे, चिंतन करा करते थे, मेडिटेशन करा करते थे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इन व्हाट वेज इज द केव शोन हेयर डिफरेंट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 13 पे जो दे रखा है वो आप जाकर रेफर करिएगा, उसमें थोड़ा जो भी डिफरेंस आपको नजर आता है आप उसको देखिएगा। ठीक है, नीचे आपको एक स्कल्पचर देखने को मिल रहा है एक नेशनल म्यूजियम का, नई दिल्ली का। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि कैन यू सी हाउ सम ऑफ द केव्स मे हैव बीन हॉलोड आउट, किस तरीके से एक केव को जो है वो हॉलो आउट करा जाता था, इसका आप खुद एक अंदाज़ा लगाइए और बताइए, उसको आप एनालाइज करिए। हम आगे पढ़ लेते हैं कि किंग्स और क्वींस जो थे वो प्रोबेबली स्पेंड करते मनी, पैसा खर्चा करा करते थे फ्रॉम देयर ट्रेजरी, अपने खजानों में से क्राफ्ट पर्सन्स को पे करने के लिए जो इस तरह के स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते थे। फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, तो क्राफ्ट पर्सन को जो पैसा मिलता था वो किंग और क्वीन अपने खजाने में से दिया करते थे। इसके साथ ही साथ जब कोई डिवोटी यानी कोई भक्त विजिट करने आता था टेम्पल को या और द स्तूपा, दे ऑफन ब्रॉड गिफ्ट, यानी स्तूपा को या टेम्पल को विजिट करने के लिए आता था तो वो गिफ्ट लेकर आता था, उपहार लेकर आया करता था। विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग, और उन उपहारों से जो भी वो लेके आते तो उन उपहारों से उस बिल्डिंग्स को डेकोरेट करा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर एक एसोसिएशन था ऑफ एवरी वर्कर्स का। एवरी वर्कर्स का मतलब वो होते हैं जो बेसिकली आइवरी, आप जानते ना, जो हाथी के जो दांत होते हैं, टस्क होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। वो उन पर जो है वो नक्काशी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो वो एवरी वर्कर्स होते हैं। यानी कि टीथ पर बेसिकली कहा जाए तो टूथ पर या टस्क पर जो वो कलाकारी करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एवरी वर्कर्स। उनको जो है उनका एक एसोसिएशन था, उनको पेमेंट होती थी फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची। सांची पर जो उन्होंने एक ब्यूटीफुल गेटवे बनाया है उसके लिए जो है वो उन एवरी वर्कर्स के एसोसिएशन को पेमेंट मिली, तो वो इन्हीं ने दी, किंग्स और क्वींस ने। इसके साथ ही साथ अमंग द अदर हु पेड फॉर डेकोरेशन वर मर्चेंट,
और भी बाकी लोग थे जो आते थे डेकोरेशन के लिए, उनको पेमेंट ही मिलती थी, यानी कि आपने अपनी तरफ से जो लेके आए, मर्चेंट लेकर आया, कुछ फार्मर्स अब लेकर आ रहे हैं गिफ्ट वगैरह, गार्लैंड मेकर्स हैं यानी कि जो ये फूल माला हार बनते हैं ये चढ़ते हैं स्टैचू के ऊपर और स्कल्पचर के ऊपर, कुछ परफ्यूमर्स होते हैं जो खुशबू वाली चीज़ होती हैं, परफ्यूम्स वगैरह, इसमें तो लोहार वगैरह कुछ अपने लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो है वो कोई औजार लेकर आ रहे हैं जो लगता है देवी देवताओं के मूर्तों के हाथों में जो कुछ औजार होते हैं वगैरह, वेपन्स वगैरह होते हैं, तो वो बना के लेके आ रहा है कोई स्मिथ है। ऐसे ही हज़ारों की संख्या में मैन और वुमेन थे हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स, जिनको सिर्फ उनके नाम से जाना जाते थे, उनके नाम भी इंस्क्राइब करे गए थे पिलर्स के ऊपर, ताकि पता चले कि भाई इनका भी कंट्रीब्यूशन था इन स्तूपास को और टेम्पल्स को बनाने में, ठीक है। और रेलिंग्स पे और वॉल्स के ऊपर भी उनके नाम देखने को मिलते हैं। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग, जब भी अभी कभी आपको मौका मिले इन बिल्डिंग्स को विजिट करने का, तो आप ये ध्यान रखिएगा, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यानी कितने न जाने लोग ऐसे थे जो इसको डेकोरेट करने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पेज 79 पर चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पर मेक अ डायग्राम लाइक द वन ऑन पेज नंबर 79 चैप्टर 8 में दे रखा है टू शो द स्टेजेस इन द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल और स्तूपा के बनने में जो भी स्टेजेस जिस तरीके से परफॉर्म हो उसका आप एक बखूबी एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो ये हमारा अब तक हमने जो भी देख लिया है इसमें, हमने पूरा एक स्ट्रक्चर देखा सिर्फ बिल्डिंग्स का, टेम्पल्स और स्तूपा कैसे बनाए गए और किस तरीके से लोगों का कंट्रीब्यूशन था, कहाँ से पैसा आता था, किस तरीके से जो है वो काम होता था, प्रोसेस में सारा इस चीज़ को हमने इस टॉपिक में समझा। वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे पेंटिंग्स के साथ, पेंटिंग्स के बारे में हम जानेंगे और जल्द ही मिलेंगे इस पार्ट 2 के साथ। ये पार्ट 1 था, वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।